नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और दिन भर की आज की अपडेट आपके साथ इस कार्यक्रम के ज़रिए साझा करेंगे। आज अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो अब कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कल सुबह से ही ये व्यवस्था कैबिनेट की उस तरह से शुरू हो जाएगी। कल दिन भर इसकी अपडेट हम आपके साथ उसी तरह से शेयर करते रहेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। कैबिनेट की बैठकों की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, चुनाव नज़दीक हैं, ये बात समझ भी आती है क्योंकि जो भी फील्ड के दौरों के दौरान अनाउंसमेंट होती है उसको अगर आपने ब्लैक एंड वाइट में नोटिफिकेशन करनी है तो और उसको फील्ड में अगर लागू करना है, ज़मीन पे उतारना है, तो कैबिनेट का डिसीजन ज़रूरी है, कैबिनेट की मोहर ज़रूरी है। उसी के लिए कल कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये 5 दिन के बाद, पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी और अब ये छठे दिन जो है 5 दिन के बाद दोबारा से बैठक हो रही है। और 10 तारीख को जिस दिन मानसून सेशन का फर्स्ट डे होगा उस दिन कैबिनेट दोबारा बैठक कर सकती है। तो ये फ्रीक्वेंसी अब बढ़ेगी, लगभग हर एक हफ्ते के बाद अब कैबिनेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो उस तरह से रहने वाली है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो एक्टिविटीज़ बाकी चल रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज आ गए हैं चंबा से शिमला और उसके बाद कल कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद शिमला से बाहर के दौरे ज़्यादा हैं और इसीलिए जो बाकी जितनी भी अपडेट हैं वो हम आपको फिर उसके तरह से एक एक करके आगे देंगे। आज अगर सबसे पहले आपको बताएं तो जो एरियर की बात करेंगे कि एक मुश्त एरियर किसको मिलेगा, क्योंकि एरियर का फॉर्मूले को लेकर डिस्कशन शुरू हो गई हैं। एक बार जो प्राइमरी मीटिंग है सरकार, अफसरों की और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बीच में वो हो चुकी है और जो भी मुख्यमंत्री ने अनाउंस करना है उसका जो डे है अब वो जो एक कॉमन रूटीन में जो डे आ रहा है वो 15 अगस्त है और उससे पहले विधानसभा का सत्र है जो 10 तारीख से शुरू होगा और 13 तारीख तक 4 सिटिंग्स होंगी और इसी दौरान जो विपक्ष के तेवर हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे और जो राज्य सरकार का अपना फोकस है चुनाव में जाने का वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस सब के बीच में अभी अगर हम बात करें इस कैबिनेट की और कैबिनेट के दौरान होने वाले डिसीजंस की, तो उस कल की कैबिनेट में प्रमुख तौर पे फोकस क्या रहेगा, एक तो ये बताएंगे आपको। बीजेपी कोर कमेटी की दोबारा से बैठक, कोर ग्रुप की बैठक दोबारा से कब बुलाई गई है, इससे पहले जो बैठक हुई थी आपको याद दिला दें रात को 2 बजे तक चली थी और ये इसी महीने, पिछले महीने के लास्ट वीक में हुई थी। अब दोबारा से शिमला में बुलाई गई है, ये कब होगी इसके लिए जानकारी आपको देंगे। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों दिल्ली जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। ओल्ड पेंशन और आउटसोर्स पर आज एक ट्विस्ट आया है, कांग्रेस ने एक नया दावा इस पे किया है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। और अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो और ये जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और ये जो सचिन पायलट हैं राजस्थान के जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो क्योंकि इनको हिमाचल में चुनाव का जिम्मा दिया गया है, वो भी अब शिमला आने वाले हैं और कांग्रेस की बैठकें लेने वाले हैं। इसके साथ धारा 118 में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का ये सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर नॉन हिमाचलीज को यहाँ ज़मीन लेने से रोकने के लिए। तो इसमें क्या बदलाव होने वाला है वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये मॉनसून सेशन में ही होगा। चीफ सेक्रेटरी ने विजिलेंस की बैठक आज क्यों बुलाई थी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर उस परिप्रेक्ष्य में जब कांग्रेस अपनी चार्जशीट फाइनल करने जा रही हो और कांग्रेस अपनी चार्जशीट सौंपने जा रही हो। इससे पहले विजिलेंस की बैठक नए मुख्य सचिव ने बुलाई है और इस बैठक में आज क्या हुआ वो भी आपको जानकारी देंगे। एमबीबीएस की मेरिट क्यों बदलने के ऑर्डर दिए हैं, ये कोर्ट से ऑर्डर हैं। टीचर अवार्ड्स की डेडलाइन क्या है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि शिक्षक पुरस्कार आने वाले हैं नज़दीक। और ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट 349, ये बड़े दिनों से ये क्वेरी कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी आज बात करते हैं। जल जीवन मिशन में 336 करोड़ और आ गए हैं, तो ये भी बात करेंगे। हाटी के ट्राइबल दर्जे पर आज क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। और शहीदों के घर राज्यपाल कहाँ गए हुए थे, ये एक बड़ा नोबल गेस्चर था एक तरह से और इसीलिए ये भी आज बात करेंगे। बिजली बोर्ड का धरना कल से है, रीज़न क्या है वो बताएंगे। एचआरटीसी में भी कुछ हलचल हुई है। और कोविड की बात करें तो कोरोना का हिमाचल में जो रिकवरी रेट है वो बड़ा है, इसीलिए इसकी जानकारी भी आपको देना ज़रूरी है। आज अगर हम कोविड के ओवरऑल केसेस की बात करें तो 6147 टोटल सैंपलिंग हुई थी, 834 नए केस थे, 1002 लोग रिकवर हुए हैं, यानी कि नए केसेस कम हैं, रिकवरी ज़्यादा है। कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है, लगातार दूसरा दिन है। 21 जो पेशेंट हैं वो आज जो है
जो आज एडमिट किए गए 5 बजे तक हॉस्पिटल्स में 18 पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज किए गए। टोटल एक्टिव केसेस 5402 हो गए हैं, ये अब कम हुए हैं बढ़ने के बजाय। टोटल डेथ जो हैं आज 2 हैं, और जो हॉस्पिटल में लोग टोटल एडमिट हैं कोरोना के पेशेंट वो 95 हैं। टोटल डेथ जो है कोविड की वजह से वो 4146 हो गई है। आज अगर हम डेथ की बात करें तो 66 साल के शिमला में ये फीमेल थी, इनका डायबिटीज़ थी इनको साथ में, और जो कांगड़ा में 57 ईयर के मेल हैं इनको कैंसर था साथ में। तो ये कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं जिनका अभी डेथ हुई है। जहाँ तक बात बूस्टर डोज की कर लें तो आज 8 बजे तक 51,876 लोगों को बूस्टर डोज लगा है, और ये अपने आप में एक अच्छी स्पीड चल रही है जो जहाँ तक बात आगे आगे इसमें है। और यही अगर रही स्पीड तो हम जो टारगेट बनाया हुआ है उसको अचीव कर लेंगे। इसके बाद अगली बात करें, और वो सारी बातें बिजली बोर्ड का धरना, राज्यपाल कहाँ गए थे। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो आज वो पालमपुर के दौरे पर थे, और पालमपुर में जब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गए तो वहाँ ये पहले इन्होंने सौरभ वन विहार का दौरा किया, उसके बाद वो सौरभ कालिया की प्रतिमा पे फूल मालाएं चढ़ाई, फिर जो इनके घर भी गए। ये एक नया कदम था। राज्यपाल ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के बंदला स्थित घर पे जाकर उनके माता पिता से भेंट की, संवेदनाएं व्यक्त की, और उनके पिताजी से काफ़ी लंबे टाइम तक बात की। उसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया के सुग्गर में घर है इनके, वहाँ पे गए, इनके पिता इनके वालिया से बात की, और जो एक तरह से अपनी तरफ से जो बातें कहनी होती है वो कही। डीसी और बाकी एसपी जो हैं वो उनके साथ थे। लेकिन इसके साथ जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन में 336 करोड़ नए आ गए हैं। इस साल का जो बजट आना है, अप्रूव्ड बजट है, उसमें से पहली किश्त आ गई है। ये इसको अगर मिला दें तो टोटल जो है अब तक 3,410 करोड़ जो है भारत सरकार से जल जीवन मिशन में हिमाचल में आ चुका है। और इस कारण जो इस मिशन के तहत ही जो नए कनेक्शन हैं 15,277 गाँव में जो कनेक्शन हैं, अभी तक 16,33,785 कनेक्शन जो हैं वो दिए जा चुके हैं। बरसात में तो इसका इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन गर्मियों में ये थोड़ा उसमें क्रिटिसिज्म हुआ था कि कनेक्शन तो दे दिए लेकिन पानी नहीं आ रहा, क्योंकि ऑगुमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बात भी सही है, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में टाइम तो लगता है। इसके बाद अगली बात करें तो एक एक करके जितने विषय हैं उन सबको लेंगे और फिर उनकी जानकारी आपको देंगे। आगे बात करें बिजली बोर्ड में धरने की। बिजली बोर्ड में आपको पता ही है कि बड़े दिनों से ये कॉल दे रहे हैं कि इन्होंने धरना करना है, और इसके बाद इन्होंने ड्यूटियां भी लगा दी हैं। ड्यूटियां इस तरह लगाई है कि कौन सा डिवीज़न कब धरना देगा वो एक लिस्ट उन्होंने बना रखी है, उस लिस्ट के हिसाब से आगे फिर काम ये चल रहा है। और बिजली बोर्ड का आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन जो एचआरटीसी के जो लोग हैं, एचआरटीसी के कर्मचारियों को तो वेतनमान मिल गया है, लेकिन पेंशन का समाधान बाकी है। एचआरटीसी पेंशनर्स की मांगें सरकार जल्द वो खत्म करे। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने ये मांग उठाई है, क्योंकि पेंशनरों के लिए जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो रहा। बाकी जो एक तरह से अगला मामला है वो तो चल ही रहा है बड़े दिन से। अगर हम इसके बाद जो बात आगे करें तो जो हाटी वाला मामला है, हाटी को जनजातीय दर्जा देने के लिए भारत सरकार के पास केस है अभी, लेकिन भारत सरकार में केस होने के बावजूद हिमाचल हाई कोर्ट में SC ST के राइट्स को लेकर यहाँ केस कर दिया गया था। और यहाँ जो केस किया है ये अनुसूचित जाति संरक्षण समिति सिरमौर द्वारा किया गया है। इन्होंने कहा कि इनकी जनसंख्या 40% है, लेकिन ट्राइबल घोषित करने से इनके राइट्स मारे जाएंगे, और इनको इसके घोषणा के वक्त या सर्वे के वक्त पूछा ही नहीं गया, इसीलिए इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। लेकिन आज सुनवाई इनकी 16 अगस्त तक टल गई है। बिजली बोर्ड का मैं जो बात कर रहा था, बिजली बोर्ड ने अब रोज क्रमिक धरना एक तरह से शुरू कर दिया है मुख्यालय के बाहर, और कल नादौन यूनिट जो है वो पहला धरना देगी। 8 सितंबर तक ये धरने का प्लान है और इसका शेड्यूल बना दिया गया है, और बुधवार से ये आंदोलन शुरू हो रहा है। इनका कहना यह है कि जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह खरवाड़ा, इन्होंने बताया कि नादौन यूनिट के कर्मचारी शिमला के लिए निकल चुके हैं, वो सुबह से कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर देंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारी लंबे समय से टीममेट और हेल्पर से जूनियर शब्द हटाने की मांग कर रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT अकाउंट्स की पदोन्नति बारे आह्वान किया गया, वो आश्वासन दिया गया था, अमल नहीं हुआ। और इसी तरह से जो बाकी लंबित मांगे हैं
उन पर भी फैसला नहीं हो पाया है। तो ये जो बिजली बोर्ड स्पेसिफिक मामला है ये उसकी बात है। और बिजली बोर्ड के बाद अगर हम अगली बात करें तो वो 349 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट हैं, ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट जो पोस्ट क्रिएट होके वहाँ लगने हैं, उनकी अगर हम बात करें, ये सरकार का वो था, अनाउंसमेंट थी कि जो 349 पंचायतें हैं उन्होंने पशु औषधालय खोले और इसमें पशुपालन विभाग की तरफ से सैद्धांतिक स्वीकृति इसमें हो चुकी है, लेकिन कैबिनेट के लिए ये मामला जाना है। फाइल अब पशुपालन विभाग ने सचिव को भेज दी थी, सचिव बीच में छुट्टी थे और इसलिए अब ये आएंगे। कल वाली कैबिनेट में तो ये प्रोसेस नहीं हुआ है क्योंकि पोस्ट क्रिएशन का मैटर क्लियर नहीं हो पाया था फाइनेंस से, क्योंकि प्रबोध सक्सेना यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी इस बारे में कोई अपडेट होगी और कम से कम इतना तो क्लियर हो गया है कि इस बारे में फाइल निदेशालय से सचिवालय को आ गई है। इससे पहले 507 जो पहले से फार्मासिस्ट थे ग्राम ये जो GPVA वेटनरी असिस्टेंट, इनको जो फार्मासिस्ट के अगेंस्ट इनको एडजस्ट किया जा रहा है, आधे कर दिए हैं, बाकियों का प्रोसेस जारी है। लेकिन इनके लिए जो चीज़ें होनी थी उसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ये दूसरी बात इसमें है। लेकिन इसके अलावा जो अगले विषय अब हैं उनकी बात कर लें। और अगली बातों में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो संयुक्त किसान मंच है वो 5 अगस्त को सचिवालय का घेराव की धमकी दी है। GST 6% बागवानों का देने के बावजूद ये 5 को आ रहे हैं और ये अपना धरना उसी तरह से देंगे। लेकिन इसके अलावा जो अगली बात इसमें है वो है जो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक जो है शिमला में एक बुलाई गई है और शिमला में ये बैठक जो है अभी जब बुलाई गई है तो इसमें जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी होंगे, क्योंकि इनको यहाँ जो कांग्रेस के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है और इनके साथ राजस्थान के कांग्रेस नेता जो हैं वो सचिन पायलट वो भी साथ में आ रहे हैं और इनकी पहली बैठक ये शिमला में होगी और इसमें हिमाचल कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया गया है। 7 तारीख को ये बैठक पार्टी ऑफिस में यहाँ पे 7 अगस्त को होगी शिमला में और सभी पदाधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई है। इसीलिए ये पहली बैठक, इससे पहले इन्होंने दिल्ली में बैठक ज़रूर ली थी, उसमें हिमाचल कांग्रेस के नेता भी शामिल थे, लेकिन शिमला में ये इनकी पहली बैठक होगी जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और उसके आगे जो एक्टिविटी शुरू होगी फिर वो उसमें भी क्लैरिटी होगी कि चुनाव को कांग्रेस किस तरह से लड़ने जा रही है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो टीचर्स अवार्ड की कर लेते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई है। केंद्र को 3 नाम भेज दिए हैं, 5 सितंबर तक ये 5 सितंबर को अवार्ड मिलना होता है, इसलिए प्रोसेस करना है। 10 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। सभी डिप्टी डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी लगाई गई है कि जो वो रिकमेंड करेंगे या जो आवेदन भेजेंगे फॉरवर्ड करेंगे वो पूरा रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही आगे भेजा जाएगा। हालांकि एक बात बड़ी अलग है कि टीचर्स अवार्ड खुद टीचर क्यों आवेदन करते हैं, इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जिस पे चयन प्रक्रिया पे कोई सवाल ना उठे। विभाग के पास 45 शिक्षकों ने आवेदन किया था। ये जो राष्ट्रीय अवार्ड के लिए विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के आवेदन मांगे थे, 45 आवेदन आए थे, इसमें से 3 का पैनल बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील का बजट 4 महीने से भारत सरकार से आ नहीं रहा, इसलिए जो वर्कर हैं कि इनको भी पैसे नहीं दिए जा रहे। हिमाचल सरकार ने अपना 41 करोड़ का जो इनका अपना हिस्सा था वो दे दिया था और उसी से ये काम अभी तक चल रहा है। बाकी जो भारत सरकार से पैसा आना है उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि वो कब तक आता है। धारा 118 की बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ये शेड्यूल 9 का एक्ट है संविधान का, और इस एक्ट के तहत अगर हिमाचल सरकार कोई संशोधन करती है तो उसको भारत सरकार को भेजना पड़ता है प्रेसिडेंशियल कंसेंट के लिए, और इसीलिए इस बार मॉनसून सेशन में ये बिल रखा जा रहा है और सेक्शन 118 में कुछ बदलाव किया जा रहा है। पहले आपको बता दें सेक्शन 118 है क्या। सेक्शन 118 है जो YS परमार ने बनाई थी, उस वक्त ये कानून बनाया था और वो इसलिए बनाया था ताकि हिमाचल में लैंड होल्डिंग पहले ही कम है, नॉन हिमाचलीज यहाँ आके अपनी ज़्यादा ज़मीनें ना खरीद लें, इसलिए सेलेक्टिव पर्पज़ के लिए या तो इंडस्ट्रियल या पावर सेक्टर के उद्योगी वो हैं या फिर कोई रिलीजियस और बाकी चीज़ों के लिए अलग कुछ संस्थाओं को दिया गया है, और टी बागानों को बाहर रखा गया है। वो सीलिंग वाला मैटर है जो बाद में इससे कनेक्ट हो जाता है।
और साथ में जो प्राइवेट घर बनाने के लिए जो जिसने हिमाचल में रहना हो उसको भी अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है, तो इसलिए इसमें प्रावधान ये है। हालांकि एक्ट में जो है जो सेक्शन 118 है वो रोकती है कि नॉन हिमाचलीज को यहाँ जमीन लेने के लिए, इसलिए इस एक्ट के तहत परमिशन जो है वो राज्य सरकार से या कैबिनेट से लेनी पड़ती है। और जो वर्ड इसमें यूज हुआ है एक्ट में वो नॉन हिमाचली नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट यूज हुआ है। और एक्ट की जो परिभाषा है वो ये कहती है जिसके पास हिमाचल में जमीन नहीं है वो हमारे लिए एग्रीकल्चरिस्ट है ही नहीं, चाहे पंजाब या हरियाणा में उसके पास जितनी मर्जी जमीन हो। तो ये इनडायरेक्टली नॉन हिमाचलीज को यहाँ जमीन लेने से रोकता है। इस एक्ट में सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज H है उसमें ये व्यवस्था है कि अगर आपको 118 के तहत प्राइवेट लैंड खरीदने की मंजूरी मिल गई तो आपको उसको 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल में पुट टू यूज करना है, यानी कि उसका यूज करना है, उसको प्रयोग में लाना है। 2 साल की आपको टाइम मिलता है उसमें और 1 साल फिर एक्सटेंशन का पीरियड है। अब इस 3 साल की अवधि को 5 साल कर रही है जयराम सरकार, उसमें 3 साल हो जाएगा पहला और एक्सटेंशन के लिए 2 साल के लिए बाद में अप्लाई कर सकेंगे। तो टोटल 5 साल में उस जमीन को यूज करना है। और इस बारे में आज हमने जब राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह से पूछा था कि इस अमेंडमेंट को क्यों ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई गई थी लैंड रिफॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, और उस वक्त जो ये इंडस्ट्रियल निवेश आ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो जयराम सरकार का एक इनिशिएटिव था, उसमें ये बात आई कि क्योंकि 3 साल में क्लियरेंसेज नहीं हो पा रही हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारी रेवेन्यू लॉ हमारे बहुत ट्रिकी हैं और बहुत सारी उसमें क्लैरिटी और परमिशन लेनी पड़ती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर बाकी चीज़ों से भी। तो इसीलिए इसमें 3 साल में पूरा काम हो नहीं रहा और फिर लोगों को नोटिस देने पड़ते हैं। तो इससे बेस्ट ये है कि इसको 5 साल कर लें ताकि जो निवेशक है उसको ये ना लगे कि कहीं हमारे से खरीदी हुई जमीन भी वापस ना नहीं ली जाए। तो इसलिए ये है। और इस समय जो कमेटी बनाई गई थी वो सर्वदलीय टाइप की कमेटी थी, इसमें कांग्रेस और माकपा के विधायक भी इस कमेटी में थे, जिस कमेटी ने यह सिफारिश दी थी कि इस अवधि को 3 साल की अवधि को 5 साल किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा, एक तरह से जिसको बोलते हैं ये अमेंडमेंट इसमें होने जा रही है और इसीलिए इस अमेंडमेंट की जानकारी हमने आपको दी। जैसे ही ये सेशन आएगा उस सेशन के दौरान हम आपको जानकारी फिर इसके लिए दे देंगे कि क्या इसमें बदलाव होगा और विपक्ष इसको किस तरह से अंदर लेता है हाउस के अंदर। जहां तक बात मौसम की है तो आज भी 2 डेथ हुई है खराब मौसम के कारण, 150 हो गया मृतकों का आंकड़ा। शिमला में डूबने से और मंडी में गिरने से एक की मौत हुई है। 36 सड़कें अभी बंद हैं, 117 ट्रांसफार्मर ठप हैं, 20 वाटर सप्लाई स्कीमें बंद हैं और आज और कल आंधी तूफान का भी अलर्ट है। इनके कल और परसों जिसको बोलते हैं, ये अखबार की भाषा है क्योंकि कल जो अखबार छप गया है उसमें आज और कल लिखा होगा, तो मतलब कल और परसों मौसम खराब रहेगा, तेज तूफान भी हो सकता है। और 5 और 6 को भारी बारिश का अलर्ट है। तो ये जो है आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, खासकर ऐसी स्थिति में जब पहले से ये कहा गया हो कि तेज़ बारिश और सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर हम अगली बात करें तो एमबीबीएस के मेरिट की बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि एमबीबीएस का में दाखिला लेने के लिए जो मेरिट को दरकिनार किया गया है उसको गलत ठहराया है और मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाने को कहा है। हाई कोर्ट ने आकृति शर्मा है कोई पटिशनर, इनकी याचिका के बाद ये महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी सोलन और मेडिकल कॉलेज सोलन को और जो हॉस्पिटल कुमारहट्टी और अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक को आदेश दिए हैं कि निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए गए 3 उम्मीदवारों को नए सिरे से मेरिट लिस्ट इनकी तुरंत जारी करें और फिर उसके बाद इस व्यवस्था को ठीक करें। इसके बाद अगर हम अगली अपडेट आपको दें तो फिर एक एक करके जो मुख्य खबरें हैं अब उनकी बात करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अगले चुनाव को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं और सारी जो तैयारी है वो उस तरह से चल रही है कि चुनाव जो है वो उससे पहले जो वोटर लिस्ट है उसको फाइनल कर लिया जाए। ओपीएस और आउटसोर्स पर एक ट्विस्ट की बात है और उसका आपको बताना इसलिए ज़रूरी है। उससे पहले बात कर लेंगे हम सीएस ने जो विजिलेंस की बैठक बुलाई थी। आपको याद है कांग्रेस ने कहा है कि हम जयराम सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट है वो लाएंगे। चार्जशीट के लिए जो राजेश धर्माणी हैं घुमारवीं वाले, इनकी कोई एक कमेटी बनाई गई है और आज जब चार्जशीट को लेकर जो इनके
चुनाव प्रबंधन समिति के ये अध्यक्ष हैं रामलाल ठाकुर जी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे से ये सवाल ना करें क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ। बात भी सही है, लेकिन जो कांग्रेस है वो चार्जशीट को अब फाइनल कर रही है और कहा ही जा रहा है कि पहले ये सोनिया गांधी को भी वहाँ उसकी कॉपी देंगे, फिर उसके बाद यहाँ गवर्नर को देंगे। लेकिन ये दें इससे पहले आपको याद है मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर आप चार्जशीट देंगे तो हम भी पुरानी चार्जशीट के केस बनाएंगे। आज मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने विजिलेंस ब्यूरो की बैठक अपने कार्यालय में बुलाई हुई थी और विजिलेंस से सारी अपडेट ली, जितने भी पुराने केसेस चल रहे हैं, जितने बीजेपी की चार्जशीट के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जितने जो कांगड़ा केंद्रीय बैंक के अभी केस बने हैं और आने वाले टाइम में जो पाइपलाइन में इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें क्या क्या चीज़ें अभी निकली हैं, वो सारी बातें आज इस बैठक में हुई हैं। ऑफिशियली कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। विजिलेंस से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक विजिलेंस की अपडेट देने के लिए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नए आए हैं तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है, एक वो उनको रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक रूटीन ये बैठक थी क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो का स्टेटस और क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का अपडेट रहना ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने इस बैठक को लिया है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब चार्जशीट आ रही हो कांग्रेस की और जब मुख्यमंत्री कह चुके हों कि हम भी अपनी चार्जशीट पे एक्शन करेंगे, तो फिर इस तरह की बैठक सामान्य नहीं होती। और जो लोग इस तरह की घटनाएं पहले देख चुके हैं उनको ये बात पता भी है। अब अगली बात करें ओपीएस और आउटसोर्स की, तो आउटसोर्स को लेकर तो आज जो आउटसोर्स सब कमेटी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुँच गए थे सचिवालय में अपने दफ्तर में, दिल्ली दौरे से वापस, कल कैबिनेट में होंगे। लेकिन बाकी दोनों मंत्री आज शिमला में नहीं थे। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो अभी जो सीए हायर किया हुआ है वहाँ से रिपोर्ट आनी है, दूसरा जो विभागों से 3 क्वेरीज पे डाटा मांगा गया है उसकी रिपोर्ट आनी है। तो इन दोनों चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज जो हमने दोबारा कंफर्म किया इनसे, तो जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि विधानसभा सेशन के दौरान वो कोशिश करेंगे, मानसून सेशन के दौरान, क्योंकि बीच में बहुत टाइट शेड्यूल है और इवन जो मंत्रियों की ड्यूटी लगी है प्रभारी जिलों में, जहाँ जहाँ जिलों का प्रभार दिया है, और वहाँ के दौरे भी बीच में तय हुए हैं। तो ये सेशन के दौरान क्योंकि सभी मंत्री इकट्ठे होंगे तो हो सकता है उस दौरान कोई बैठक हो। अगली अगर हम बात करें इसमें, तो कांग्रेस ने आज जो इनके रामलाल ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिनको चुनाव प्रबंधन समिति का जो वो कैंपेन का काम दिया गया है, एग्जैक्टली अगर मैं आपको इनकी जो पोस्ट है, खासकर जो इनको जिम्मा दिया गया है उसकी बात करें तो इन्होंने कहा कि जो आउटसोर्स की को लेकर सरकार चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आते ही आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करेगी। ये जो वादा है ये कर दिया आज रामलाल ठाकुर ने। हालांकि इससे पहले ये ओल्ड पेंशन को लेकर तो कांग्रेस कई तरह से बोलती रही है, लेकिन इन्होंने आज आउटसोर्स का भी बात कह दी। और जहां तक इनके पास जिम्मेदारी है रामलाल ठाकुर के पास, तो इनको कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है और इस नाते इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आउटसोर्स को लेकर कह दिया कि वो उनको रेगुलर करेंगे। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन को लेकर अगर कहें तो एक और दावा किया रामलाल ठाकुर ने कि हम ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को बिना कर्ज लिए देंगे, ये भी दावा कर दिया। पता नहीं, अब ये नहीं बताया कि ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ से पैसे पेड़ पे लगे हुए हैं जहाँ से उतर के आने हैं, और ये सारा कोई फार्मूला नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहाँ भारत सरकार से अभी तक रिम्बर्समेंट नहीं हुई है मनी की, पैसे की, जो कर्मचारियों का ही हिस्सा था, तो हिमाचल के लिए क्या प्लान कांग्रेस का है, खासकर अगर भारत सरकार इसमें सपोर्ट नहीं करती है तो इन सारी चीज़ों को लेकर बताया नहीं, लेकिन ये कहा कि हम बिना कर्ज लिए बहाल करेंगे।